हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 23 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ से जो है कई बार, एक बार नहीं कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कौन कौन से जो क्वेश्चन है आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट है यानी मौलिक अधिकार, ये भारत के किस भाग में इसका वर्णन है। तो ध्यान रखना है भाग 3 में इसका वर्णन है। ये कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो भाग 3। दोस्तों, अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद ध्यान रखने हैं। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में, तो 12 से 35 अनुच्छेद में जो है फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का वर्णन है। दोस्तों, मौलिक अधिकार हैं कितने वर्तमान में, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं और जब संविधान बना था तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया गया है, यह भी कई बार पूछा गया है। तो संपत्ति का अधिकार, ठीक है, ध्यान रखना है। संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का अधिकार जो है ये हटाया गया है मौलिक अधिकार की श्रेणी से। और ये कब हटाया गया, किस संविधान संशोधन के तहत, तो ध्यान रखना है 44वां जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत इसे हटाया गया। कब, 1978 में, ठीक है, ध्यान रखना है 1978 में जो है इसे हटाया गया। और जो संपत्ति का अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है वर्तमान में, तो ये 301 के अंतर्गत अभी आता है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब दोस्तों, मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। तो ये यहाँ पर अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में कौन सा जो मौलिक अधिकार है वो यहाँ पर दिखाया गया। तो ये सभी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। और दोस्तों, मौलिक अधिकार यहाँ से जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सारी बातें यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले कल के जो क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के तहत कितनी नर्सरी विकसित करेगी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 150। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो वाराणसी की यात्रा पर पहुंचे हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस राज्य के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये जो बैंक है ये उत्तर प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस यानी नेशनल सिविल सर्विस डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो ये जो है हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है। तो इसके तहत जो है देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है। तो 180 दिनों के लिए जो है इसे बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है,
विंबलडन ने रूस और किस देश के खिलाड़ियों को 2022 के एडिशन में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो रूस और बेलारूस। और बेलारूस पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो रूस यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो बेलारूस है इसने रूस की मदद की है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के किस स्टार क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कायरन पोलार्ड। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीबीआई की तर्ज पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के गठन के निर्देश दिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 21 अप्रैल 2022 को जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक बैठक में पुलिस सुधार से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश एटीएस यानी आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड की दक्षता बढ़ाने के लिए इसके अधिकारियों एवं जवानों को अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई एवं होमलैंड सिक्योरिटी जैसी एजेंसियों से प्रशिक्षण दिलवाने के संबंध में भी जो है प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। यानी जो एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ते की जो अधिकारी हैं और जो जवान हैं वो अमेरिका की जो जांच एजेंसियां हैं एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी, तो यहाँ पर जो है प्रशिक्षण पाने के लिए ये जाएंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने जो है कुछ अन्य निर्देश भी दिए। कौन कौन से? तो सीबीआई की तर्ज पर यूपी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया जाएगा, सीबीआई की तर्ज पर, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही एटीएस की स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम की नई टीम के लिए अगले 100 दिनों में जवानों का चयन कर प्रशिक्षण दिलाना है। यानी एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ते की जो है जवान, उनमें से 100 दिनों में जो है जवानों का चयन किया जाएगा और उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले 100 दिनों में अयोध्या में स्पेशल टास्क फोर्स की इकाई का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस बलों में लैंगिक समानता से संबंधित भी कुछ निर्णय लिए गए, जैसे महिला कर्मियों की संख्या दोगुनी की जाएगी, धार्मिक स्थलों के पास पिंक बूथ बनाए जाएंगे और हर महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी और महिला कमांडो टीम का गठन जो है वो किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, इन्होंने प्रदेश में जो पुलिस व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था है, इसे जो है और अच्छा इसे बढ़ोतरी करने के लिए जो है ये सारे फैसले लिए हैं ताकि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है वो और बेहतर तरीके से चल सके, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है काफ़ी निर्देश लिए हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। 21 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव हथकरघा एवं कपड़ा के कौन है? डॉक्टर नवनीत सहगल। इनकी अध्यक्षता में टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए बैठक आयोजित की गई। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना है। इसके अंतर्गत उद्यमी को 40% तक की पूंजी निवेश सब्सिडी के साथ ही विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही प्रस्तावित नीति में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के निवेशकों को अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो हथकरघा और कपड़ा के जो अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर नवनीत सहगल, इनकी अध्यक्षता में टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए एक बैठक आयोजित की गई है। और देखा जाए कि इस नीति का उद्देश्य क्या है, तो उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने के साथ ही हथकरघा और टेक्सटाइल के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करना उत्तर प्रदेश में, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार कटियार को। पीलीभीत शहर के निरंजन कुंज कॉलोनी के निवासी स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप सिंह कटियार व विनोद कुमारी कटियार के सबसे छोटे बेटे मनोज कुमार कटियार को देश का अगला महानिदेशक सैन्य ऑपरेशन का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, सैन्य ऑपरेशन का अगला महानिदेशक जो है नियुक्त किया गया। और इनका संबंध है कहां से? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर से इनका संबंध है। मनोज कुमार कटियार 1 मई को नए दायित्व पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
वर्तमान में मनोज कुमार कटियार मथुरा स्थित वन स्ट्राइक कोर के कमांडर हैं, जो कि पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ आक्रामक अभियानों के लिए जिम्मेदार एक स्ट्राइक फॉर्मेशन है। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर के जो मनोज कुमार कटियार हैं, इन्हें जो है सैन्य ऑपरेशन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है। हैं कहाँ के? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर के ये निवासी हैं और इन्हें क्या बनाया गया? तो देश का अगला महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है सैन्य ऑपरेशन का। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिल्टी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल निर्माण सुविधा स्थापित करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की एक कंपनी है जो कि तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल निर्माण कंपनी जो है वो स्थापित करेगी। ये जो संयंत्र है ये 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा और इससे जो है शुरुआत में प्रतिवर्ष जो है 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 में शुरू हो जाएगा। यानी दोस्तों 2023 में इसका पहला चरण शुरू होगा 13.5 एकड़ क्षेत्र पर और पहले चरण के दौरान जो है इसमें प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन किए जाएंगे। लेकिन बाद में इसके बाद जो है कितना 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है प्रतिवर्ष इसकी उत्पादन क्षमता होगी जब ये 200 एकड़ की क्षेत्र पर बनाया जाएगा और ये जो सुविधा है वो 2024 में शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है कि शुरुआत में पहले चरण में जो 13.5 एकड़ क्षेत्र पर ये जो कंपनी है वो स्थापित की जाएगी। तो शुरुआत में ये 18,000 प्रतिवर्ष इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन करेगी, लेकिन बाद में जब ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएगी 200 एकड़ क्षेत्र पर जो कि 2024 में स्थापित हो जाएगी, तब जो है ये कंपनी 2,40,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रतिवर्ष उत्पादन करेगी। इससे तेलंगाना में 3,000 से अधिक नौकरियों के सृजन की भी उम्मीद है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीकल निर्माण कंपनी जो है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो हमारे देश के तेलंगाना में जो है ये स्थापित की जाएगी। दोस्तों तेलंगाना की बात करें तो मैप में देखेंगे कि तेलंगाना है कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मैप में तेलंगाना ये भारत की किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो महाराष्ट्र की सीमा को, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर कर्नाटक। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को साझा करता है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तो हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 7। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने पत्रकारों के लिए बीमा योजना को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा कैबिनेट ने 20 अप्रैल 2022 को प्रिंट, वेब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों से जुड़े मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। योजना के तहत 21 से 65 वर्ष के आयु वर्ग के पत्रकार जिन्होंने अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं या आयुष्मान भारत में नामांकन नहीं किया है, उन्हें इस योजना के लिए जो है पात्र माना जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य बीमा कवर पत्रकारों के लिए शुरू जो है हाल ही में किसने किया है? तो त्रिपुरा कैबिनेट ने इसका जो है फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है ये दुनिया भर में हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी और इसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। और दोस्तों पहली बार जो है ये कब मनाया गया था? तो 1970 में। ठीक है, 1970 में 22 अप्रैल के दिन जो है पहली बार पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 2022 की पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? तो थीम भी ध्यान रखनी है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। 2022 की
पृथ्वी दिवस की थीम है, यानी हमारे ग्रह में निवेश करें, ये इसकी थीम है। ये जो थीम है हमें हमारे स्वास्थ्य, हमारे परिवारों, हमारी आजीविका की रक्षा करने हेतु एकजुट होकर इस ग्रह में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दुनिया भर में, और ये पहली बार 1970 में मनाया गया। और इसकी जो 2022 की थीम है वो क्या है, तो इन्वेस्ट इन आवर प्लानिट इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को कितने वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष के लिए। भौतिक विज्ञानी प्रोफेसर अजय कुमार सूद को 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रोफेसर अजय कुमार सूद को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2013 में, ठीक है ध्यान रखना है, 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे ग्राफीन और नैनो टेक्नोलॉजी पर अपने अग्रणी शोध के लिए जाने जाते हैं। जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद हैं ये IISc बेंगलुरु में मानद प्रोफेसर व प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर अजय कुमार सूद को जो है अगले 3 वर्ष के लिए केंद्र सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। और इन्हें 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, 2022 इन्विक्टस गेम्स का आयोजन निम्न में से किस देश में किया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड में। इन्विक्टस गेम्स 2022 की शुरुआत नीदरलैंड में हुई। इन खेलों का आयोजन जो है वो 16 से 22 अप्रैल तक किया गया। इन्विक्टस गेम्स का पहला संस्करण साल 2014 में लंदन में आयोजित किया गया था। यह खेल साल 2016 में अमेरिका के ऑरलैंडो, साल 2017 में टोरंटो कनाडा और साल 2018 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। और दोस्तों ये जो इन्विक्टस गेम्स होते हैं ये पैरालंपिक की तरह होते हैं। जिस तरह से पैरालंपिक में जो विकलांग व्यक्ति होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है घायल और बीमार सैन्य युद्ध की पूर्व सैनिक और सेवाकर्मी इसमें भाग लेते हैं। यानी भारतीय सेना के जो पूर्व सैनिक हैं और जो घायल और बीमार सैनिक हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं इन्विक्टस गेम्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन्विक्टस गेम्स 2022 की जो शुरुआत है यानी इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, तो नीदरलैंड में इसका जो है आयोजन किया गया है। दोस्तों नीदरलैंड से ध्यान रखना है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की करेंसी क्या है, तो यूरो नीदरलैंड की करेंसी है। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो मार्क रूट नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। और दोस्तों नीदरलैंड में है द हेग, और द हेग में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। कहां पर, द हेग में। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने जो है गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का दौरा किया। और गुजरात दौरे के दरमियान बोरिस जॉनसन ने एक नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जैसे ही ब्रिटेन कहते हैं, तो पीएम बोरिस जॉनसन वडोदरा के हलोल पहुंचे और वहां पर बुलडोजर प्लांट का उद्घाटन किया। दोस्तों ये जो बुलडोजर प्लांट है, दरअसल ये जो बुलडोजर प्लांट है इसका जो निर्माण है वो एक ब्रिटिश मूल की कंपनी ही कर रही है। ठीक है, गुजरात के वडोदरा स्थित हलोल में नवनिर्मित जेसीबी प्लांट ब्रिटिश मूल की ही एक नामी कंपनी द्वारा बनाया गया है। गुजरात के दौरे पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने जेसीबी बुलडोजर फैक्ट्री के 6वें प्लांट का उद्घाटन किया। तो यहाँ से ध्यान रखना है, इसलिए ये काफ़ी जो चर्चा में है कि गुजरात के अहमदाबाद में जो एक जेसीबी प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के
द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना है, अगर पूछा जाता है कि गुजरात में जो JCB प्लांट है उसका उद्घाटन जो है किस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को विजडन की 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, A और C दोनों, यानी जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को खास सम्मान मिला। ये दोनों उन 5 खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 सूची में जगह मिली है। इन दोनों के अलावा ये जो 5 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 में, वो कौन कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड के ओपनर डेवॉन कॉनवे, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कप्तान डेन वन निकर्क इस लिस्ट में शामिल हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट को साल 2022 का सबसे अग्रणी क्रिकेटर चुना गया और जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने भारत के इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया है, तो इस वजह से जो है इन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की सूची में शामिल किया गया है। तो इस वजह से इनका नाम जो है काफ़ी चर्चा में है। तो ध्यान रखना है, भारतीय टीम के कौन से 2 खिलाड़ी हैं? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, जिन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये थे 23 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहां पर किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, गुजरात, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है असम, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है मेघालय। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।